हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस लेक्चर सीरीज में स्वागत है, जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक लिया है, मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये जो सीरीज है ये आईआईटी जेम, जेस्ट, सीएसआई नेट, टीआईएफआर, गेट या एमएससी या बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। जो भी स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो ये सीरीज है काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, अब कुछ बुक्स का रेफरेंस दिया गया है। आप इनमें से जो भी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सी बुक हम लोग फॉलो करें और आप कौन सी बुक रिकमेंड करते हो। वैसे तो हर बुक में कोई ना कोई टॉपिक जो है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी 4 बुक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आप चारों में से जो भी आपको सही लगेगा, जो आपको समझ आएगी, वो बुक आप परचेज करके उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले हम मैट्रिसेस को अगर देखें तो ये लीनियर अलजेब्रा का एक एक्टिव फील्ड है जो यूज है, जिसका एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है ना। और अगर हम उसको बेसिक से शुरू करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि मैट्रिसेस क्या है। इट इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स और फंक्शन। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा हम एक स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब ये 2x2 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। हो सकता है कि रेक्टेंगल भी हो, तो हम लोग एक रेक्टेंगल बना देते हैं जिसमें हम लोग 2x3 का, तो एक रेक्टेंगल हो गया। एरे ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर हो सकता है नंबर हो 1 2 3 4। यहाँ पर फंक्शंस भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर, 2x, x माइनस 1, 2x प्लस 2। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स और अ फंक्शन, इट इज कॉल्ड द मैट्रिसेस। ओके, तो ये है बेसिक डेफिनेशन। अब देखते हैं हम कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। समझ आ रहा है? हम लोग सबसे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, इसको जनरली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं ए आई जे। क्लियर? और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये शो करता है इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे n क्रॉस n अगर है तो इट शोज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये m क्रॉस n भी हो सकता है, अगर रेक्टेंगुलर होगा तो m क्रॉस n, और अगर मान लो स्क्वायर है तो n क्रॉस n। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो i है इसको बोलते हैं हम, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है। आप देखोगे कुछ बुक में इसको ना जनरली ए आई जे, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप आई क्या है, क्या क्या डिनोट करेगा। यहां पर जो आई रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? रो इंडेक्स को, रो इंडेक्स। और जो जे है वो कॉलम इंडेक्स। ए आई जे क्या है? ए आई जे एलिमेंट्स या पैरामीटर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है? और जो आपके पास यहां पर है n क्रॉस n जो है वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रही है बात? तो इसी में मान लो मैं 3x3 के एक मैट्रिक्स लिखना चाह रहा हूं, तो कैसे मैं उस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करूंगा? जरा देखिए ध्यान से। A11 ये रो को दिखाएगा, रो इंडेक्स को, और एक कॉलम को। 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 13, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हो गया 3x3। ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपके पास ये है। क्लियर हो रहा है? अब अगर मैं इसको जनरल में अगर इसको रिप्रेजेंट ऐसे करूं, इसको मैं 3 पार्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। ध्यान दीजिए आप यहां पर। ठीक है, बाद में n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए कर देंगे, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक
एक आपके पास हम एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, और एक ऐसे किया जा सकता है। अब जरा ध्यान से समझें, जो यहां पर है इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। मैं लिख देता हूं, ये है UTE, अभी समझेंगे। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, ये कहलाएंगे LTE, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। और जो ये है ना, इसको बोलते हैं PDE। क्या बोलेंगे? PDE, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल दो टाइप से बन सकते हैं, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। समझ में आ रहा है? अरे कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसको बोलते हैं, ये कहलाएंगे UTE, ये है LTE और ये है PDE। UTE मतलब अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, PDE मतलब प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और जो LTE है इनको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। इतना लिख लीजिएगा, फटाफट आगे बढ़ते हैं, फिर नोट करें। क्लियर है? अब जरा देखें, इसी के अंदर मैं आपसे अब कुछ यहां पर कुछ जनरल, मैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं। लेट्स सपोज लेट वी हैव, और इससे रिलेट करते हुए हम उसको सीखते रहेंगे, ठीक है ना। A इज इक्वल टू AIJ जो एलिमेंट्स होंगे, और आपने लिख लिया n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बताएं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स या पैरामीटर। सेकंड हम पूछना चाह रहे हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ UTE। UTE का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। तो चलो मैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, और नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये सभी चीजों को हमको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही है बात? अब जरा देखो, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर बना के देखें, तो इसको मैं फिर से, ये देखें आप, देखो ट्रायंगल को ना, मैट्रिसेस को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखें, ये होगा A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, A32, A33, फिर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना। क्लियर है? अब 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स बना, अब इसके अंदर देखें आप, हमें तो इन जनरल लिखना है, क्योंकि हम ना जनरल रिप्रेजेंटेशन देख, ठीक है ना। तो हम n क्रॉस n मैट्रिक्स देखेंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर, भाई यहाँ देखो ना 9 तो है, तो इससे भी हम थोड़ा सा रिलेट करते रहेंगे, ठीक है। n स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ वो होता है, देखो कितना, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब देखिए n 3 क्रॉस 3 है, n क्या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है, 9 माइनस 3 6, 6 बाई 2 3, 1 2 3, तो ये भी तो उतने होंगे। ये कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। और ये कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जितना ऑर्डर होगा n। अब अगर आप देखोगे तो टोटल कितने आने, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है ना। अगर आप इसको भी ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर में देखोगे तो ये क्या बन गया? PD। तो आप इसको ऐड कीजिएगा, स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 क्या बनेगा? n स्क्वायर माइनस n प्लस n, n से n कितना हो गया टोटल?
एन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसा मैं इन जनरल रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे, हम n क्रॉस n को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन जनरल अगर रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास PD है उसमें तो लिख लीजिएगा आप n एलिमेंट्स, अपर ट्राइंगुलर में क्या लिखोगे, यहाँ लिखे n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और जो लोअर ट्राइंगुलर है उसमें कितने होंगे बोलो, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। समझ में आ रही है? फटाफट से नोट करो। साथ साथ में लिखते रहें आप लोग। क्लियर? अब जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम कैसे लिखना चाह रहे हैं, जरा देखें। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग मान लो एलिमेंट्स के लिए लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 4 अपर ट्रायंगुलर elements, 4 upper triangular elements, in short it is called UTE। मैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के लिए जनरल, इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूं, कैसे लिखूंगा, AIJ। इसके लिए थोड़ा सा एक मैट्रिक्स बना देते हैं ताकि ये समझ में आ सके, जैसे A11 12 13 21 22 23, A31 32 33। क्लियर हो रहा है? अब जरा देखें AIJ क्या अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं क्या? नहीं, पर इसके लिए अगर ये अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट तब कहलाएंगे, यहां पर देखें ये है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, देखिए ये I111 है, J देखिए ग्रेटर होगा, जब आप ऐसे चल रहे होते हो ना तो J इंक्रीज कर रहा होता है, जब आप ऐसे चल रहे होते हो तो क्या इंक्रीज कर रहा होता है, I इंक्रीज कर रहा होता है, जब आप इधर चल रहे हो तो J इंक्रीज करता है और इधर चलते हो तो I इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर ये इसके एलिमेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बट कब होंगे, इफ जो आपके पास J है वो ग्रेटर देन क्या हो, I, जो J होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन I। देखिए J इज ग्रेटर देन I। ठीक है, तो ये अगर ऐसी कंडीशन है तो समझ लो ये कौन से एलिमेंट्स है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। सिमिलरली 4 लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, जिसको आप बोलते हो LTE, अगर इन एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन जनरल तो मैं कैसे करूंगा, AIJ, लेकिन इफ ये रिप्रेजेंट करेंगे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को, बट इफ क्या होगा बोलो, इधर को I इंक्रीज होगा, जरा देखें यहां पर क्या होगा, I ग्रेटर है, 2 ग्रेटर 3 ग्रेटर 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1 एंड 3 ग्रेटर देन 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ I इज ग्रेटर देन J। समझ में आ रहा है? अब जरा देखें, इसके भी एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लिए, जनरलाइज कर लिए। अब हम लिखते हैं कि 4 प्रिंसिपल डायगोनल, या इनको बोलते हैं पता है क्या, लीडिंग प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल। ठीक है ना, प्रिंसिपल बोल दीजिएगा या क्या बोल सकते हो आप इनको, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, क्या होगा, जिसको आप बोलते हो PDE इन शॉर्ट ना, बोलो। अब इसके लिए मान लो मैं जनरलाइज करना चाहता हूं एलिमेंट्स को, तो कैसे होगा, AIJ इफ I इक्वल्स टू J। तो आपके पास किसी भी, अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हो या कोई भी एक मैट्रिक्स आपके पास है, तो उसमें क्या हो सकता है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जिनको इन जनरल हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए फटाफट।
आप साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है ना, साथ साथ लिखते, और फिर बताइए अगर आपको थोड़ा लगेगी तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन में हमने एक चीज लिखी हुई कि एनी मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, जरा देखें आप, मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये है वाई एक्सेस, ठीक है। यहां पर कोई एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई। अगर इसके लिए मैं एक वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। क्लियर है। मैं इसका रिफ्लेक्शन देखना चाहूंगा, यहां पर होगा, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लो ये रिफ्लेक्शन है तो पी प्राइम बोल देता हूं। पी प्राइम है तो यहां पर आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बोलो, एक्स माइनस वाई। अगर आप आर वेक्टर को देखोगे तो आर प्राइम वेक्टर जो है क्या बनेगा बोलो, एक्स आई माइनस वाई ऑफ जे। वेरी गुड। अब जरा देखें, मैं लिखना चाहता हूं, मैं मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं इस पे कोई ऑपरेटर लगाने की कोशिश करूंगा। कैसे लिखा जा सकता है, इधर देखिए, अगर मैं यहां पर x माइनस वाई लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, x माइनस वाई लिख रहा हूं, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, देखो 1 0 0 माइनस 1, ठीक है, तो क्या बन जाएगा एक्स वाई। अब आप इसको करोगे तो यही आपको मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसका रिफ्लेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर, दिस वन इज रिफ्लेक्शन ऑपरेटर। तो हम यहां क्या लिखा गया है, एनी मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिसेस, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स। अच्छा एक बात बताइए, मान लो इसका इन्वर्जन कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर यहां पर होगा तो क्या बनेगा, मान लो क्यू बनेगा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या बनेगा, माइनस 1 0 0 माइनस 1, और यहां हो जाएगा एक्स वाई। होगा कि नहीं होगा बोलो, अगर एक्स वाई होगा तो ये वाला जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन्वर्जन ऑपरेटर ना, बोलो इन्वर्जन ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर भी किस फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स ही तो है। तो एनी मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स। तो ये आपके पास एक ऑपरेटर है, ठीक है ना, और ये आपके पास एक ऑपरेटर है, रिफ्लेक्शन है, इन्वर्जन ऑपरेटर है, एक्स और वाई पे ऑपरेट हो रहा है, तो आपको एक्स माइनस वाई या माइनस एक्स माइनस वाई आपको मिल रहा है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। देखिए, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एंड b इज द मैट्रिक्स ऑफ p क्रॉस q, देन ए बी इज पॉसिबल इफ m n इज इक्वल टू p एंड बी ए इफ m इज इक्वल टू q। देखिए अगर कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, और ये आपके पास m क्रॉस n है, और ए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है b ए आई जे, या बी आई जे आप लोग कह सकते हो, है ना, बी आई जे, और क्या बन जाएगा वो, p क्रॉस q, उसका ऑर्डर दे रखा। मैंने आपको कहा देखिए, अगर m क्रॉस n है और आपके पास यहां पर p क्रॉस q है ऐसे, तो आपको बताऊंगा कि ये जो दोनों हैं ये इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल अगर है तो आप तभी जाके क्या करोगे, जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्टेंट जो आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, वो आता है m क्रॉस q, बट ये दोनों मैच इक्वल होने चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अगर a है आपके पास, आप किसी मैट्रिक्स से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो, और वो कोई b कोई मैट्रिक्स है और उससे आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो आप करते हो क्या है, रो इंटू कॉलम ना, तो जितना रो होगा उतना कॉलम होना चाहिए ना यहाँ पर, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे आप। तो ये क्या है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, रो को, या कॉलम जितना है इतना कॉलम उतना रो होना चाहिए। अरे बोलो, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये पॉसिबल होगा, अगर इस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो जो ए बी है, ए बी ये मैट्रिक्स बनाएगा, ये पॉसिबल होगा इफ क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू पी, और जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या बन जाएगा, m क्रॉस q। बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों को पता होगा सभी को, ठीक है ना। और वैसे अगर बीए करना चाहेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स, जो मैट्रिसेस है वो डू नॉट कम्यूट। अगर हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, अंडर द मल्टीप्लिकेशन देखें तो कम्यूट नहीं करती इन जनरल। इन जनरल मैट्रिसेस डू नॉट कम्यूट। बोलने का मतलब यह है कि अगर आपके पास a डॉट बी है या ए बी है, तो वो a मल्टीप्लिकेशन के साथ b है तो उसको b a के इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है। थर्ड वन है, देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ बोथ आर सेम इन साइज। सेम इन साइज का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि जितने रो होंगे उतने पास रो होने चाहिए, उतने उसके पास कॉलम होने चाहिए, तब आप एग्जैक्टली उसको ऐड कर पाओगे और सब्सट्रैक्शन आप उसमें पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ए बी प्लस सी है, ए मैट्रिक्स है, ए बी सी है, क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी लिखा जा सकता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही जब हम किस में देख रहे थे, इस कॉम्बिनेशन को किसके अंदर देख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर देख रहे थे, तो नहीं हो रहा था, जनरली दे डू नॉट कम्यूट, बट यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर एडिशन के अंडर है तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बी प्लस ए हो सकता है, ठीक है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए आई या आई ए, तो क्या बन जाएगा, ए ही रहेगा, ठीक है ना, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहां देखें तो ए इनवर्स ए या ए इनवर्स, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ए इनवर्स आई के इक्वल, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। और यहां पर देखें ए की पावर, किसी भी मैट्रिक्स की पावर अगर 0 हो जाए तो कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई की पावर एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें, उसकी कुछ भी पावर ले लें, एन, अगर हमने एन पावर लिया है तो आई होगा, लेकिन रिमेंबर इज कि एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो आई की पावर एन आपको आई मिलेगा, चाहे आप उसको कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट उसमें रखें, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट सॉल्व से कर सकते हैं, ठीक है। और एक गलती आप जो जनरल कर सकते हो इसके अंदर, वो हम एक एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे तो वैसे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए कोई एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू दे रखा है, वो कह रहा है कि अगर सी ए वेयर सी इज अ कांस्टेंट, सी क्या है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, अगर एक कांस्टेंट है सी, तो आप c और a को करोगे तो c की पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और q क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको जरा हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके अंदर हम कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं a, जिसमें मान लो हम लोगों ने 1 1 1 2 1, ठीक है, या आप इसको 2 ले लीजिएगा और इसको आप 1 कर लीजिएगा, इसको भी आप 1 कर लीजिएगा, ठीक है ना, 1 2 1 1 कर लिया, ठीक है। अगर हमने क्या कैलकुलेट करना है, अगर हम इसको देखें और हमसे पूछा गया कि फाइंड, हमसे पूछा गया कि फाइंड 3a डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, ठीक है। यहां देखें जरा, पहले मैं 3a कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 3a में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना बनेगा, 6 3 मल्टीप्लाई विद 3 3 3, कितना हो रहा है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूं तो 18 माइनस कितना बचेगा, 9। इसी को मैं ना इस फॉर्मूले से करता हूं डायरेक्ट। अच्छा ऐसा मत कर देना गलती से भी, जरा ध्यान दें यहाँ पर कि 3 को कॉमन ले लिया, ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, उसके हिसाब से कितना बनना है, ए का डिटर्मिनेंट कितना है आपके पास 9, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 आना चाहिए। अरे बोलो, बल्कि आपका 3a कितना आ गया, 9। क्लियर हो रहा है? अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको अप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, तो कैसे करूंगा बोलो, देखिए मुझे 3a चाहिए,
तो पहले मुझे कांस्टेंट का पता है, तो उस कांस्टेंट को, जो ही कांस्टेंट वहां होगा वो कांस्टेंट मैंने लिख दिया। अब मैं जो ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 2x2, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसका ए का मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कितना डिटर्मिनेंट जा रहा है उसका, कितना जा रहा है, वो जाएगा, देखो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो अलग से, 2, कितना बन जाएगा, 2 -1 1, तो डिटर्मिनेंट है 1, तो कितना जा रहा है 9। देखिए यही आंसर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट इस यूज करके कैलकुलेट करेंगे। अरे क्लियर है, ठीक है, चलें देखें। अब जरा देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम रोज को, जितने भी रो है उसको कॉलम में या कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिलता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बाय इंटरचेंजिंग द ए टी एंड ए प्राइम। क्लियर हो रहा है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कैसे, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। और डिनोट किससे करते हैं, या तो एटीज में, कुछ बुक एटी से करती है, मतलब ए की पावर टी एंड कुछ ए प्राइम, ठीक है। अच्छा देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा, रो को कॉलम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एलिमेंट्स हैं, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है। ध्यान रखिए जब भी ट्रांसपोज करोगे आप, ऑर्डर भी सेम, ठीक है। एक बात, ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि कई बार जब थ्योरेटिकल कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को, तब हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ऑर्डर तो ऐसे भी नहीं चेंज होगा, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आप देखिए तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, वो भी चेंज नहीं होते। इसलिए हम लोग जब ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू की बाद में जब प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, तो उस समय हम इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसके डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते। समझ में आ रही है बात, चलिए। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बोलेंगे, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को कुछ बुक ए स्टार, मतलब ए कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स है, जिसे हम ए स्टार कहते हैं, और या ए बार से, ठीक है। मैं जनरली क्या ले यहां पे क्या लूंगा, ए ऑफ स्टार, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू, लेट सपोज एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एलिमेंट्स है 3x3 मैट्रिक्स का, मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एलिमेंट्स भी आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ ए एलिमेंट, वैसे बी का भी आप कॉन्जुगेट ले लोगे, सी का भी, डी ई एफ जी एच आई। समझ में आ रहा है, क्या करना है, मैट्रिक्स आपके पास होगा, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मतलब उसके एलिमेंट का भी कॉन्जुगेट। क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम देखिए कुछ बुक इसको भी ए थीटा से, कुछ ए डैगर से, ठीक है। मैं कौन सा साइन लेके चल रहा हूँ, ए डैगर, ठीक है ना। जैसे आप अगर एच के दास की बुक देखोगे तो उसके उसमें आपको उन्होंने किससे रिप्रेजेंट कर रखा, ए ऑफ थीटा से, ठीक है। मैं ए डैगर लेके चल रहा हूँ, तो जो ए है, मान लो एग्जाम्पल ही समझते हैं इसमें भी, एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है।
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जब मैं करूंगा तो मैं पहले एक का ट्रांसपोज करूंगा, फिर उसका क्या ले लूंगा, कॉन्जुगेट कर दूंगा। अच्छा, इसका अगर ये अपोजिट है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर एक का कॉन्जुगेट कर ले और फिर ट्रांसपोज करें तो मीन्स तो एक ही है। अरे वैल्यू बदलेगी क्या? ये मैट्रिक्स बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना? बदलेगी? नहीं बदलेगी ना? तो ये अगर ए ट्रांसपोज है उसका कॉन्जुगेट, एक कॉन्जुगेट कर लो या ट्रांसपोज कर लो, वैल्यू आपको वही मिलनी है। तो क्या मिल जाएगा बताएं? इसको पहले मैं क्या कर लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, रो को कॉलम बना दिया और फिर कॉन्जुगेट ऑफ एलिमेंट्स ना। क्लियर हो रहा है? तो ये है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? देखिए, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसको अगर हम सम कर लें तो वो क्या कहलाता है? ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जिसके हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। समझ आ रही? अब जरा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए, इसको मैंने लिख लिया ए आई जे। अब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एक मैट्रिक्स है जो किस किस ऑर्डर की है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब एन क्रॉस एन ऑर्डर की है। तो ए को कैसे लिखेंगे जरा देखें, ए 1 1 1 2 1 3 ए 1 एन। ठीक है, ए आपके पास आ जाएगा 2 1, ए 2 2 2 3, ये बन जाएगा 2 एन। ठीक है, वैसे अगर मैं ऐसे करूं तो ये बन जाएगा ए एन 1, nth रो फर्स्ट कॉलम, ए एन 2 एन 3 ए एन एन। तो ये आपके पास बन गया एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं सम ऑफ मतलब इसका ट्रेस निकालना चाहता हूँ, इस मैट्रिक्स का मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब मैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करूंगा तो क्या बनेगा जरा देखें, ए 1 1 प्लस ए 2 2 प्लस ए 3 3 प्लस एंड सो ऑन ए एन एन। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं इन जनरल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज नथिंग बट समेशन आई इक्वल्स टू जे तो है, लेकिन 1 से शुरू होगा क्योंकि आई और जे, और कहां तक? ऑर्डर जो भी होगा, एन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो एन अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो इसको क्या लिख सकता हूं? ए आई जे। दिस इज द जनरल फॉर्म। बोलो, ये जनरल फॉर्म है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अगर सम ऑफ हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट करें तो वो कहलाता है ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ओवर आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू 1 टू एन एंड ए आई जे। क्लियर है? अब देखिए, प्रॉपर्टीज मैंने अभी तक किसी की नहीं लिखवाई, इन प्रॉपर्टीज को ना मैं एक साथ लिखवा देता हूं। प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज फॉर कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो मैं एक साथ इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको ना याद रहे वो चीजें। पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज अलग कर देता हूं क्योंकि ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, अब आगे फिर हम देखते रहेंगे। ठीक है ना? और प्रॉपर्टी में एक साथ यहाँ पर नोट करवा दूंगा। जरा देखें, अब देखें, प्रॉपर्टीज, अगर मैं प्रॉपर्टीज लिखूं, ठीक है, किसके लिए लिख लेते हैं पहले प्रॉपर्टीज? जैसे कि सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज एक साथ ही लिखवा रहा हूं, है ना, साथ साथ नहीं लिखवाई, वो देख लीजिए। जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज,
देखिए पहली प्रॉपर्टी अगर आप लोग पढ़ोगे तो अगर ए ट्रांसपोज है आपके पास और उसका आप लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया तो क्या मिलेगा आपको, ए। सेकंड, ए बी ट्रांसपोज अगर करोगे तो बनेगा बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, चलेगा? बोलो। और अगर कॉन्जुगेट के लिए लिखें तो सेम, इसलिए मैं एक साथ लिखवाता हूं ताकि आपको ये याद रहे, है ना, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्टार, अगर उसका भी आपने स्टार ले लिया तो क्या बन जाएगा फिर, ए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको क्या कर लूं, बोलो, ए बी का कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या बन जाएगा, बी कॉन्जुगेट एंड ए कॉन्जुगेट। ठीक है। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इसके लिए अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, ए डैगर, उसका भी अगर आपने डैगर ले लिया तो क्या बन जाएगा, ए। सिमिलरली ए बी डैगर तो क्या बन जाएगा, बी डैगर ए डैगर। क्लियर है? अब मैं लिख लूंगा ट्रेस के लिए, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी एक जैसी है इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज को अलग कर दिया। अब देखिए जरा ट्रेस के लिए लिख लेते हैं। ट्रेस के लिए क्या, अगर प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ट्रेस ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स के अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं तो जरा देखें कि अगर आपके पास ट्रेस ऑफ सी ए है, सी का मतलब जहां पे कांस्टेंट है तो उसको सी बाहर लिख सकते हो आप, और इसको क्या लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ ए। क्लियर हो रहा है? सेकंड, अगर आपके पास ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है तो आप कैसे लिखोगे, ट्रेस ऑफ ए प्लस, क्लियर हो रहा है? थर्ड प्रॉपर्टी कि ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। देखें ये जो प्रॉपर्टी है ना, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस। दिस प्रॉपर्टी holds for any number of matrices। इसका मतलब है कि अगर इसमें दो है ना तो दो मैट्रिसेस है तो क्या बनेगा, ए बी देन बी ए। ठीक है। तीन है तो ए बी सी ए देन सी ए बी। अगर इसमें दो भी होती ना तो क्या हो जाता है, दोनों मैट्रिक्स, दोनों क्या होता है उसके लिए भी होल्ड करता। अगर फोर मैट्रिक्स इसके अंदर आ जाए, जैसे कि गेट में भी देखोगे आप तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में, वो करवाओ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसके लिए भी होल्ड करेगा। ठीक है ना। अगर चार मैट्रिक्स यहाँ पर है तो ए बी सी, जैसे हम लोगों ने क्या किया साइक्लिक में किया, ए बी सी देन बी सी ए देन सी ए बी, वैसे ही कोई भी नंबर अगर हो सबके लिए ये होल्ड करता है। क्लियर है? जल्दी से नोट करो। क्लियर है? नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए टू मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस इफ दे हैव सेम साइज, दे हैव सेम साइज, दैट मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल सबसे पहले वो तब हो सकती है जब उनका साइज क्या हो, सेम हो। साइज सेम होने का मतलब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट
ए ए आई जे, ऑर्डर है बी बी आई जे। इसका ऑर्डर ले लेते हैं 2x2, या जो आपको लेना, मान लो n×n अगर ये है तो n×n ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास ये ऐसा गिवन है कि a इक्वल्स टू बी, इट मीन्स आपके पास कैसे गिवन है, जरा देखिए ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा a आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। दैट मीन्स जो a आई जे एलिमेंट्स होंगे वो b आई जे एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। देखिए जैसे a11 तो क्या बन जाएगा, a12 a21 a22। यहां पर देखें आप तो ये बन जाएगा कितना, b11 b12 b21 b22। 2x2 का मैंने मान लिया इसको, मान लो, ठीक है ना। हालांकि n×n है यहाँ पर, तो n×n में क्या बन जाएगा, a आई जे, मैं क्या लेके आई जे को अगर मैं लेके चलूं तो सारे जो है जो a आई जे होगा वो b आई जे के इक्वल है। पर मैं थोड़ा सा इसको अलग से समझा दे रहा हूँ कि 2x2 मैंने ले लिया, मान लो, ठीक है ना। ऐसे तो क्या होगा, जो ये वाला a11 है ये b11 के इक्वल होगा, a12 b12 के इक्वल। ये एलिमेंट्स जो हैं ये भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। मैट्रिसेस आर इक्वल, और इक्वल तभी होंगे जब वो सेम इन साइज होंगे, मींस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स शुड बी सेम। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है, आप देखोगे बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ, यहाँ पर कोई एक क्या अननोन वो वेरिएबल दे दिया, उसकी वैल्यू पूछ ली, तो अगर वो इक्वल दे रखा किसी के तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, या बाद में जब हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में उस समय भी इसी को यूज करेंगे, ठीक है। इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें इनवर्स, जब हम एक मैट्रिक्स को लिख रहे हैं पहले ध्यान से समझें, इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके लगभग कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बना हुआ है और बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है ना। अब जरा देखें आप, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मींस, अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं ए इनवर्स, ध्यान से समझें, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज दिस इज अ मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं क्या ले लूं, मैं कभी भी ऐसे नहीं कर सकता, यहां पर देखिए ये करना सही नहीं है। अगर मैं लिखूं ए इनवर्स और लिखूं आई ओवर ए, तो ये गलत है, क्योंकि ये ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन आपने मैट्रिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो उसको अगर मुझे ऐसे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका डिटर्मिनेंट ले लूंगा, तो अगर मैं इसका मॉड ले लूं ऐसा, ये बन जाएगा दिस, और ये बन जाएगा कितना, ए ऑफ इनवर्स। अब ये कितना बन गया, 1। अब ये नंबर है, अब मैं ए जो इसका, अब हमारे पास क्या है, कोई नंबर होगा ना, ये मैट्रिक्स नहीं है ना। अब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, नंबर तो है, कुछ वैल्यू है ना, तो अगर ये नंबर है तो ये कितना बन जाएगा, 1 ओवर ये ना। मींस अगर ए इनवर्स का मॉड है, मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, तो उसको 1/a कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं कर पाओगे जब तक मैट्रिक्स है। वैसे नल मैट्रिक्स में भी होता है, बाद में सीखेंगे जरूर इस चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सब पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको ध्यान में रखेंगे, कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं अभी, ठीक है। बाद में ये गलती मत करना। तो यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, हमने क्या कर दिया, उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो ए इनवर्स का अगर हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो उसको इनवर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई अगर नंबर है 3 - 3 इनवर्स को क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो ना, वही तो लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको इनवर्स ऐसे लिखना आना चाहिए, क्लियर। अब इनवर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज inverse of a matrix, that is A inverse adjoint of A upon determinant of A. But the condition if, देखिए, but determinant of A should be non-zero, ठीक है। अगर ये जीरो होगा, बाद में पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। अरे क्लियर है, इस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं इफ, या ऐसे लिख लेता हूं
कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए इनवर्स, एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये लाइन बिल्कुल सही है? बोलो, ये लाइन सही है ना? कि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो अगर मैं ऐसा लिख दूं एक लाइन इसी को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट मीन्स ए इज इनवर्टेबल। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स तो चलेगा। इसका मतलब आपके पास ए क्या हो गया? अब इनवर्टेबल मैट्रिक्स बन गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए जो मैट्रिक्स है क्या वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अगर चार कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसे मिलते हैं जिसमें हमारे पास दे रखे हैं कि कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे? उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो 0 नहीं है तो वो इन्वर्टेबल है, मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है समझो कि वो क्या है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। समझ आ रही है बात? चल, अब आ जाते हैं हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को, क्योंकि जब हम इनवर्स लिख रहे हैं, हमने अभी क्या लिखा? ए इनवर्स, हम कह रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ए इनवर्स जो है वो आप लोगों ने लिखा होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देख रहा हूं और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा? ए, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो एक्चुअली ये क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात? आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स को तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो, ध्यान दीजिए, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका क्या कर लें? ट्रांसपोज कर लें। अब अगर आप देखोगे, ठीक है ना, अच्छा इसको ना अगर आप ऐसे दिखा रहे हो तो इसको मैट्रिक्स से साइन में, क्योंकि आपने ट्रांसपोज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स दिखा दिया तो उसका ट्रांसपोज कर लो, ठीक है ना। ये लैंग्वेज में लिखा गया और इसको हमने एज ए सिंबल लिखा है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक। अगर एडजॉइंट ऑफ ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अब क्वेश्चन ये है कि कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है। इसके लिए ना हमको दो चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है माइनर एंड कोफैक्टर, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर में एक रिलेशन है। कैसे निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर वो सीख लेते हैं। जैसे कोई ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसके मान लो 3x3 ले लेते हैं, ठीक है, या ए ऐसे लिख लेते हैं A11 12 13, A21 22 23, A31 32 33, 3x3 मैट्रिक्स है। अब देखें, हमें इसमें ना माइनर लिखना है। क्या लिखना है? माइनर को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जरा देखें। मान लो मैं माइनर लिखते हैं M11, ठीक है, इसका मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप यहां से क्या करें? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दें। जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे तो आपके पास क्या बचा? डिटर्मिनेंट में उसको लिखना है 22 23 32 33। अब आप एक बात बताएं मुझे, कोई भी माइनर आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि माइनर भी ऐसे बनेंगे ना, 1 1 1 2 1 3 ऐसे तो बनेंगे। तो मान लो एक ऐसे रैंडम हम लोग लिख लेते हैं कि मान लो M23 को हम लिखना चाह रहे हैं। 23 को अगर लिखना चाह रहे हैं तो 2 का मतलब होता है सेकंड रो, सेकंड रो हो गया। ये थर्ड कॉलम क्या बचा बताएं? A11 A12
A31 A32। अब आपके पास आप क्या कर लोगे, डिटर्मिनेंट कर लोगे, दिस इनटू दिस, कुछ नंबर ही हो गए तो डिटर्मिनेंट में निकाल रहे, तो आपके पास M1 M2 कुछ भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो माइनर कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अरे क्लियर है, माइनर को हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें एक रिलेशन देखना होगा यहां पर, रिलेशन बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर में एक रिलेशन हमको चाहिए, ठीक है। एक्चुअली एक रिलेशन होता है माइनर एंड कोफैक्टर के अंदर कि जब आप Cij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j, और यहां पर आपके पास आ जाएगा Mij। अब बताइए कोई भी कोफैक्टर निकाल दोगे आप, बोलो कोफैक्टर कैसे, मान लो आपको अगर 1 1 निकालना है तो C11 क्या हो जाएगा, बोलो, मान लो C11 क्या होगा, -1 की पावर 2 ना, M11 तो -1 की पावर 2, ये क्या आएगा प्लस M11 क्या है, दिस वन। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या बनेगा, बोलो, M11 A22 माइनस A33, दिस माइनस, भाई M11 की वैल्यू निकाल दो ना आप, बोलो। आप इसका क्या करोगे, ये देखो आप पहले इसका ना ऐसे तो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा A22 A33, ठीक है, माइनस, और ये बन जाएगा A32 A23, तो ये वैल्यू मिल गई आपको। ऐसे सभी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है ना। तो C11 C12 ऐसे हम क्या करेंगे, इन सभी कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो वो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट, कैलकुलेट हो जाएगा पीछे, क्लियर है, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसे, वैसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पर अगर निकालना पड़ा कभी इनवर्स तो हम एडजॉइंट निकाल देंगे उसका, उस मैट्रिक्स का क्या कर लेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, और ए इनवर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इट मींस हम ऐसा अब लिख सकते हैं, जरा देखें, ए इनवर्स क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए कोई मुझे कहे कि भाई आप एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करो, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, C11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, और इसका क्या कर लूंगा, ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट भी निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए, तब तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो हम ए इनवर्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमने कंबाइनली लिखा था, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैट्रिसेस क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे। मैट्रिसेस क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने इस ढंग से यहां पर कर रखा है, देखो, बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन ऑर्डर, और आगे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने कर रखा है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या क्या कर रखा है, बेस्ड ऑन एलिमेंट्स कर रखा है, बेस्ड ऑन ऑर्डर कर रखा है। बेस्ड ऑन एलिमेंट्स का मतलब है जैसे नल मैट्रिक्स है, बेस्ड ऑन एलिमेंट में नल मैट्रिक्स हमारे पास है। बेस्ड ऑन ऑर्डर में रेक्टेंगुलर स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि ऑर्डर के आधार पर या तो रेक्टेंगल बनेगा या क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इसमें हम लोगों ने डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अगर आप देखोगे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स तो रेक्टेंगल में आ गया, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर में तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, समझ आ रहा है। और वैसे ही कुछ और मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स,
काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर हम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब जैसे कि हम लोग अगर ट्रांसपोज के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। एंटी सिमेट्रिक ये क्या रियल मैट्रिक्स है, दरअसल उसी का फॉर्म है हर्मिटियन जो कि कॉम्प्लेक्स है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये भी रियल मैट्रिक्स है। वहां पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, और यूनिटरी मैट्रिक्स को थोड़ा रिलेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इतना, जब हम वहाँ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि वो यूनिटरी नेचर है, तो उसको यहाँ से भी रिलेट करेंगे। मीन्स अब थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स को भी यहाँ पर हम लोग रिलेट करते जाएंगे, क्योंकि अगर वहां पर भी देखोगे आप तो वहां पर भी क्योंकि ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, अगर हम मोटा मोटा भी देखें तो ऑपरेटर हमने लिख रखा कि एनी मैथमेटिकल ऑपरेटर या एनी ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स। समझ आ रही है बात? तो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक मैट्रिक्स को कि क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर ही होगा। थैंक यू वेरी मच।